हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित डिमरी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश और हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मतलब कि हमारा जो इंग्लिश है उसको कैसे हम इम्प्रूव करें ताकि हम उसको अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाएँ। फ्लुएंटली मतलब होता है कि बिना रुके, बिना हिचकिचाहट के हम उसे बोल पाएँ। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो के बाद और वीडियोस करेंगे, यानी कि हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जो कि होगा इंग्लिश स्पीकिंग का, यानी कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, किस तरीके से हम फ्लुएंटली बोल पाएँ। ठीक है, हमारा एफर्ट्स उसके ऊपर होगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलवाऊँ ताकि आप अच्छे से बोल पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या-क्या वो तरीके हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने बोर्ड पर 2 तरीके लिखे हैं, जैसे कि पहला है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश को और इनडायरेक्टली कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जहाँ पर हमें कम से कम एफर्ट की ज़रूरत होती है, लेस एफर्ट्स, जहाँ पर हमें इंग्लिश एनवायरनमेंट एक तरीके से हमारे पास अवेलेबल होता है। इंग्लिश एनवायरनमेंट मतलब कि हमारे पास एक ऐसा माहौल है जिसमें कि हमारे आसपास के लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और हमें अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौके मिलते हैं इंग्लिश बोलने के, तो हम क्या बोल देंगे उसको इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों कहा है मैंने इसे, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बाहर से इनपुट मिल रहे होते हैं और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, और फिर आप उसको रिपीट करते हैं, तो आपको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि आपके पास इंग्लिश एनवायरनमेंट, इंग्लिश का वो माहौल आपके पास मौजूद है। जैसे अगर हम खुद की बात करें तो हमने हिंदी जब सीखी तो हमने कोई खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किए सीखने के लिए, बल्कि जो बचपन से हमारे आसपास जो माहौल था उसके थ्रू हमने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, उन वर्ड्स को सुना और धीरे धीरे हमारे वो माइंड में स्टोर होते गए, तो हमने उसको बोलना चालू किया। तो ये क्या है, बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन इंडिया में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, जो कि लकी नहीं है कि वो उनके पास इस तरीके का इंग्लिश एनवायरनमेंट मिल पाए और वो उस लैंग्वेज को बिना ज़्यादा एफर्ट के सीख पाए। तो यानी कि अधिकतर लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कि उनके पास माहौल नहीं है वो लैंग्वेज वाला, वो इंग्लिश वाला, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश सीखने में। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, इनडायरेक्ट तरीके, जहाँ पर आपके पास इंग्लिश का एनवायरनमेंट है, आपके पास आसपास आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड्स, आप अच्छे स्कूलिंग है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम है बेसिकली, और वहाँ पर इंग्लिश यूज़ होती है। तो आपका माइंड जो है इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, इनडायरेक्ट तरीके से वो चीज़ें इनपुट लेता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है, और फिर धीरे-धीरे टाइम बाद आप बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके पास वर्ड्स कलेक्ट होते जाते हैं और सेंटेंसेस बोल पाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो लकी नहीं है इस वाले पार्ट के लिए। तो फिर आता है दूसरा तरीका जहाँ पर कि ज़्यादातर एफर्ट्स किए जाते हैं, जहाँ पर हम बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर क्या है, मोर डेडिकेटेड एफर्ट्स, यानी कि आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। एक लर्नर को, लर्नर कौन, मतलब जो सीखने वाला है, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं खुद से। ठीक है, उसको वो एनवायरनमेंट उसके पास नहीं है। ठीक है, मैंने खुद भी ऐसे सीखा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लर्नर्स हैं उनके पास वो इंग्लिश माहौल नहीं है। ठीक है, हिंदी की तरह या फिर उनकी मदर टंग की तरह कि वो उनको बचपन से मिला। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है इंग्लिश का। तो मोर डेडिकेटेड एफर्ट्स उनको करने पड़ते हैं। डेडिकेटेड मतलब उनको समर्पित भाव से, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तब जाके उनकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है, वो बोल पाते हैं। तो ज़्यादातर जो लर्नर्स हैं इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो, हमारे पास इंग्लिश वाला माहौल नहीं है। ठीक है, क्या-क्या वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है लिसनिंग। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे पहला फैक्टर है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब उसको सुनना। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज को उठा लीजिए, आप चाहे अपनी मदर टंग को उठा लीजिए, हिंदी लैंग्वेज को उठा लीजिए जो कि आपने बचपन से सीखी है, तो सबसे पहले आपने उन वर्ड्स को सुना। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल उन वर्ड्स को सुनने के बाद आपने अपने माइंड से सेंटेंसेस बनाने क्रिएट किए और फिर आपने स्पीकअप किया, यानी कि उसको बोलना शुरू किया। यानी कि सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, वो होता है लिसनिंग, उसको सुनना, वर्ड्स को समझना कि लोग किस तरीके से, हमारे आसपास के लोग किस तरीके से उसको बोल रहे हैं।
तो जैसे मैंने बताया कि एनवायरनमेंट माहौल नहीं है, तो आप लिसनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट का। ठीक है, अब इंटरनेट में आप कई तरीके के शोज़ हो सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। वो इंग्लिश में न्यूज़ हो सकती है, ठीक है, या फिर इंग्लिश में कोई भी कार्टून हो सकता है, अगर आपके वो इंटरेस्ट का है कार्टून। जैसे मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ एक दो, पेपा पिग्स नाम से एक कार्टून आता है जिसमें इंग्लिश यूज़ होती है, ठीक है। दूसरा छोटा भीम जो कि इंग्लिश में भी आता है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जो छोटा भीम जो अगर आप देखेंगे तो उसकी इंग्लिश एक्सेंट कैसा है, इंडियन है, मतलब आपको इंग्लिश समझ आएगी, ठीक है। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश सुनते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश सुनते हैं, तो उसकी इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझ आएगी। लेकिन छोटा भीम में जो इंग्लिश यूज़ होती है वो कैसी, इंडियन इंग्लिश, इंडियन एक्सेंट, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्लियर समझ आता है। तो ऐसी इंग्लिश आपको सुननी है जो कि इंडियन एक्सेंट की हो, ठीक है, यानी कि इंडियन के द्वारा बोली गई हो, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूज़ या शोज़ आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। आपका वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है, कोई मूवी हो सकती है। तो जैसे मैं आपको दोबारा बार-बार बोल रहा हूँ कि वो कैसा होना चाहिए, इंडियन एक्सेंट में, ठीक है। इंडियन एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है बोली, यानी कि होगी इंग्लिश में ही, लेकिन वो किसी इंडियन के द्वारा बोली गई होगी, ठीक है। यानी कि हमारी, जैसे मैं बोलूँ कि यू कैन यूज़ दीज ऑल द प्रोग्राम्स टू लिसन इंग्लिश टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अब जिस तरीके का मैं एक्सेंट बोल रहा हूँ ये क्या है, इंडियन एक्सेंट है, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ रहा होगा किसके कंपैरिजन में, अमेरिकन या फिर ब्रिटिश एक्सेंट के, या फिर कोई भी इंग्लिश अदर एक्सेंट ले लीजिए, ठीक है। उसके कंपैरिजन में आपको इंडियन इंग्लिश ज़्यादा समझ में आएगी, तो उनका यूज़ कीजिए, ठीक है। लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। लिसनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो लिसनिंग पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। डेली आधे घंटे, या फिर आप खाली टाइम हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग आप उसको सुन सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकता है। अगर आप उसको वीडियो प्लस ऑडियो दोनों करके सुन रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि आपके सामने वो पिक्चर भी चल रही होती है, ठीक है, आपके सामने वो ग्राफिक्स भी चल रहे होते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ आता है अगर आप उसमें वीडियो और ऑडियो दोनों इंक्लूड करते हैं। तो लिसनिंग आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है रीडिंग, ठीक है। रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो ये भी दूसरा एक फैक्टर है जो कि आपको करना होगा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। अगर रीडिंग की बात करें तो आपको लोअर क्लास की बुक्स उठानी, इंग्लिश की, जो भी इंग्लिश में हो। लोअर क्लास का मतलब है कि छोटी क्लासेस की, ठीक है। 8th से नीचे, या अगर आपको वो भी डिफिकल्ट लगती है तो 5th से नीचे की बुक उठाइए जो कि इंग्लिश में है, फिर उसकी रीडिंग कीजिए, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट मुंह से लाउडली, ठीक है। तो आपकी जो एक्सेंट है, बोलने का तरीका है, आपके जो लिप्स है, आपके जो टंग है, माउथ, माइंड, पूरी जो है उसको बोलने का एक आदत पड़ेगी, ठीक है। तो उसको रीडिंग इज़ ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो लोअर क्लास की बुक उठाइए, या फिर कोई भी ऐसी बुक जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड ना हो, बिल्कुल ईजी से वर्ड्स हो, ठीक है। अगर आप छोटी क्लास की बुक्स उठाते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से लिखा होता है, उनको रीडिंग कीजिए, ठीक है, और उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। तो रीडिंग आप इसमें कर सकते हैं। रीडिंग से मैंने बताया आपको जीभ जो है, आपकी जो टंग है, वो बोलने की प्रैक्टिस होगी, और आप उसको वर्ड को प्रोनाउंस कर पाएंगे, वर्ड को किस तरीके से बोलना है वो इम्प्रूव होगा। देन आपका आता है थर्ड, ग्रामर, ठीक है। कई सारे जो फैक्टर्स हैं उसमें ग्रामर इंक्लूड नहीं करते कि ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्पीकिंग में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप खुद से एफर्ट कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है, जैसे आपको टेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रामर की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ही कम ग्रामर की आपको ज़रूरत है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ग्रामर में 2-3 चीज़ें आपको है जो ध्यान देनी पड़ेंगी। आपको बहुत ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर में, स्पीकिंग में उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है, अगर आप राइटिंग नहीं कर रहे तो टेंस आपके लिए ज़रूरी है। एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस ग्रामर के अंदर ज़रूरी है, और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और 1-2 फैक्टर और हैं जो कि ग्रामर में आपको सीखने हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट एफर्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, ठीक है, और फिर हमें खुद से एफर्ट करने पड़ते हैं। ये सभी एफर्ट्स इस वे भी करने पड़ते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं करने पड़ते, क्योंकि इसमें हमारे पास माहौल है, ठीक है, बचपन से हमारे पास वो चीज़ बनती हुई आ रही है हमारे माइंड में, तो हम ईजिली उसको स्पीकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 तरीके देखे किन तरीक़ों से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट एट द एंड आपका बेनिफिट तभी है जब आप
इन सब का यूज़ करेंगे और एंड में स्पीकिंग करते हैं। मतलब क्या, भले ही आप इनको कितना भी यूज़ कर लीजिए, लिसनिंग कर लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, ग्रामर कर लीजिए, वर्ड मीनिंग्स लर्न कर लीजिए, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, अगर एट द एंड अगर आप स्पीक नहीं करते हो, मतलब बोलते ही नहीं हो, तो आप स्पीकिंग कभी नहीं कर पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक इफ़ यू डोंट ट्राई टू स्पीक। ओके, मतलब कि अगर आप बोलने की कोशिश ही नहीं करते हो बिल्कुल भी, एक सेंटेंस, एक वर्ड, तो आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए स्पीकिंग एट द एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्पीकिंग, ये सभी एफर्ट्स किसके लिए किए जा रहे हैं, बेसिकली ये स्पीकिंग के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि स्पीकिंग बेहतर हो, स्पीकिंग हम कर सकें। अगर यही फैक्टर आप कर रहे हैं लेकिन एट द एंड आपको स्पीकिंग नहीं करनी, मतलब आप करना नहीं चाहते, आपको बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट फील हो रहा है या फिर आपको डर लग रहा है, तो ऐसे में आप स्पीकअप कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी फैक्टर्स इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि स्पीकिंग कर सके, ठीक है। अब एक फैक्टर जो कि ये से तो इंक्लूड हो गया, अब एक अगली चीज़, सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं जो आपको चाहिए बोलने के लिए, वो क्या है, हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, वो है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। क्या है वो, कॉन्फिडेंस। यानी कि भले आपने लिसनिंग प्रैक्टिस कर ली, रीडिंग प्रैक्टिस कर ली, राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, ग्रामर सीख ली, वर्ड सीख लिए, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है स्पीकिंग करने का, ठीक है, और स्पीकिंग करने का कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप एक वर्ड बोलेंगे, फिर धीरे धीरे उन वर्ड्स को बड़ा करते जाएंगे, एक सेंटेंसेस बोलने लगेंगे, ठीक है, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यानी कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, ताकि आप स्पीकिंग कर सके, ठीक है। हमने पिछले अभी बात की कि वो सभी फैक्टर स्पीकिंग करने के लिए, और कॉन्फिडेंस उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जिनके पास भले ही नॉलेज कम है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट को लेकर नॉलेज कम है या किसी लैंग्वेज को लेकर या नॉलेज कम है, लेकिन फिर उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है, ठीक है। वो इस चीज़ से नहीं डरते कि हमारी जो इंग्लिश बोलेंगे, गलत इंग्लिश बोलेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, वो इस चीज़ से घबराते नहीं हैं। तो वो आप देखेंगे कि वो काफ़ी जल्दी इंप्रूव कर पाते हैं, ठीक है। दोज स्टूडेंट्स या दोज लर्नर्स हु डोंट हेजिटेट और हु डोंट फील शाय और इंसल्ट, दे इम्प्रूव वेरी रैपिडली, ठीक है। वो बहुत ही जल्दी इंप्रूव करते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रखा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस सबसे मैटर चीज करती है लाइफ में। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप आधे से ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी अदर के कंपैरिजन में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वर्ड पावर, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स, ये सब सीखने तो है, लेकिन साथ में कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए, क्योंकि स्पीकिंग करने के लिए, ठीक है। और स्पीकिंग कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा, जब आप धीरे धीरे सेंटेंसेस बोलना शुरू करेंगे, वर्ड्स बोलना शुरू करेंगे इंग्लिश में, ठीक है, और धीरे धीरे आपकी स्पीकिंग बेहतर होती जाएगी। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नॉलेज भले ही कम हो लेकिन उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है, तो वो धीरे धीरे अदर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर पाते हैं और ज़्यादा जल्दी इंप्रूव कर पाते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है और सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आपने कई बार ऐसा फील किया होगा कि आपके मन में जब आप खुद से बात कर रहे होते हो तो आप काफ़ी अच्छे से सेंटेंस बना पाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस या अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल पाते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे के सामने वो चीज़ बोलनी होती है, उन सेंटेंसेस को, उस इंग्लिश को बोलना होता है, तो आपका माइंड जो है बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो क्या रीज़न है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं है, आपने आपने डायरेक्ट सीधा वो जो पूरे सेंटेंस है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया बोलने का, आपका कॉन्फिडेंस उस वजह से बिल्डअप नहीं हो पाया है। तो कॉन्फिडेंस मैं दोबारा बता दूं, वर्ड्स बोलेंगे, सेंटेंसेस बोलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। डोंट हेजिटेट, मतलब ये फील मत कीजिए कि हमारा गलत हो जाएगा अगर हम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि गलती एक होगी, दो होगी, हज़ारों गलतियाँ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो इम्प्रूव होने लगेंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। अब बात करते हैं कि कितने टाइम में आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं सिंसियरली आपको बताऊंगा कि अगर आप जो है कि टाइम देते हैं 5 to 6 मंथ्स का, ठीक है, आप इंग्लिश कभी 1 महीने में या 2 महीने में नहीं सीख सकते, ठीक है। अगर मैं जैसे बताया कि अगर आप खुद से एफर्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 महीने का सिंसियर तरीके से, सिंसियर मतलब डेली आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। 5 से 6 मंथ में अगर आप सिंसियर तरीके से टाइम देते हैं, डेडिकेशन देते हैं, तो आप 5 to 6 मंथ्स में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। आप इस वाली वीडियो को देख रहे हैं अभी, आपने पीछे कई 100 वीडियोज़ देखे होंगे, कई सारे वीडियोज़ देखे होंगे, आपने उनको छोड़ते हुए फिर इस वीडियो पे भी आ गए। अगर आप अभी एफर्ट्स नहीं करते हैं, तो आप आगे वीडियोज़ चेंज करते रह जाएँगे, लेकिन आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी, आपकी स्पीकिंग कभी भी बेहतर नहीं होगी। तो वीडियोज़ चेंज करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है? लगभग हर वीडियो में जो है सिमिलर चीज़ें बताई जाती है। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। आपने पिछली कई वीडियोज़ में ये चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी, ठीक है? लेकिन आपने वीडियो बाय वीडियो चेंज करने पे हैं, लेकिन एफर्ट नहीं करेंगे जब तक वो सभी एफर्ट जो हमने डिस्कस किए, तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाए। अगर आप सिंसियर एफर्ट करते हैं, 5 से 6 महीने में आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है और काफ़ी अच्छी फ्लुएंट तरीके से आप इंग्लिश बोल पा रहे होंगे, ठीक है? तो आपसे ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, तो आगे हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है? और ज़्यादातर हमारा फोकस होगा किस चीज़ पर? बुलवाने पर, ठीक है? बोलने पर ज़्यादा फोकस होगा बजाय चीज़ें रटने के, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड you can ask me related to this video or related to the course. Okay, so how to improve English, how to speak English, please be with us and keep doing your sincere efforts till 5 to 6 months, and I give you the surety that you will be speaking very fluently. ठीक है, आप 5 से 6 महीने में अच्छे से बोल पा रहे होंगे अगर आप सिंसियर एफर्ट देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।